इस लेक्चर में आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरह का टाइप है रिप्रोडक्शन का, जिसकी कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी नए इंडिविजुअल्स बनते हैं वो अकेले पेरेंट से बनते हैं, सिर्फ एक पेरेंट से बनते हैं। यानी न्यू individuals are formed from a single parent। इसमें सिर्फ एक पेरेंट होगा और उस एक पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल बनने लग जाएंगे। जिस भी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट की मदद से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं इसे हम लोग यूनी पेरेंटल और मोनो पेरेंटल कहते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनी पेरेंटल या मोनो पेरेंटल होता है, क्योंकि इसमें नए इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है केवल एक पेरेंट से। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस हो भी सकती है और नहीं भी। यानी गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स के बनने की प्रक्रिया, सेक्स सेल्स के बनने की प्रक्रिया। तो गैमीटोजेनेसिस जो है वो इस प्रेजेंट या तो होगी या नहीं होगी। गैमीटोजेनेसिस इज प्रेजेंट और एब्सेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किसी केस में गैमीटोजेनेसिस प्रेजेंट है, यानी वहाँ गैमीट्स बन रहे हैं, तो उन गैमीट्स का फ्यूजन कभी नहीं होगा। गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन के लिए हम लोग एक वर्ड जानते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी ये टोटली एब्सेंट होगी। कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन नहीं होता, टोटली एब्सेंट है। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल्स बनते हैं, मान लें ये एक पेरेंट है और इससे ये नए इंडिविजुअल बने, तो क्योंकि यहाँ पर एक ही पेरेंट से नए इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, इसलिए इन इंडिविजुअल्स में जितनी भी जीन्स आएंगी सब की सब एक ही पेरेंट से आएंगी। और जब सारी की सारी जीन्स एक पेरेंट से आएंगी तो पक्की बात है कि यहाँ पर बने हुए सारे इंडिविजुअल हूबहू अपने पेरेंट की तरह होंगे और आपस में भी एक दूसरे से 100% मिलते जुलते होंगे। यानी यहाँ जो इंडिविजुअल्स बन के तैयार होंगे ये ऐसा ग्रुप होगा जिस ग्रुप में ऐसे इंडिविजुअल्स पाए जाएंगे जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होंगे। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। जितने इंडिविजुअल यहाँ पर हैं उन सब में क्योंकि एक ही पेरेंट से जीन्स आएंगी, इसीलिए सारे इंडिविजुअल 100% अपने पेरेंट से मिलते जुलते होंगे और 100% आपस में मिलते जुलते होंगे। ऐसा ग्रुप जिसमें सारे इंडिविजुअल मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, ऐसे समूह या ग्रुप को हम लोग कहते हैं क्लोन।
ये जो पूरा ग्रुप है ये है क्लोन, और क्लोन के अंदर पाए जाने वाले हर एक इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं रेमेट। रेमेट, हर एक इंडिविजुअल को हम लोग कहते हैं रेमेट। अब बात की जाती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ दिखाई देता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात याद रखनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिजम्स में दिखाई देता है जो एक कोशिकीय होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हम लोग पढ़े रहते हैं। एक ग्रुप है उसे कहा जाता है मोनेरा। इस ग्रुप में मेनली जो मेन मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया होते हैं, प्लस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का एक और ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटिस्टा। इसके अंदर एक मेंबर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े रहते हैं, वो है अमीबा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के दो ग्रुप हमने आपको बताया, एक मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया उदाहरण है, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा। दूसरी बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन सारे प्लांट्स में और उन सारे एनिमल्स में दिखाई देगा which have simple body organization, यानी जिनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन साधारण होगी, जो साधारण जीव होंगे उन जीवों में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उनके अंदर दिखाई देगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऐसे प्लांट और एनिमल जिनमें सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बढ़िया उदाहरण है एल्गी और साथ में फंजाई। तो एल्गी और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, क्योंकि इन सब में सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये तो कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी बात की गई। अब अगली बात हम लोग करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन कहाँ पर है। तो कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली पाया जाता है इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, जो एडवांस नहीं है, प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी कभार हायर प्लांट्स में भी पाया जाता है, बट ऑल्सो प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो वैसे तो लोअर ऑर्गेनिज्म में मेनली ये पाया जाता है, लेकिन हायर प्लांट्स के केस में भी इसे देखा गया है, मेनली एंजियोस्पर्म्स। और अगर ये हायर प्लांट्स में होगा तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट में होगा उसको एक नया नाम दे दिया जाता है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो कॉमन तो है लोअर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन हायर प्लांट्स में भी इसे देखा गया, और अगर हायर प्लांट्स में ये पाया जाता है तब इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कह के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट या लास्ट पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पूछा जाता है वो ये कि ये सबसे साधारण प्रकार का रिप्रोडक्शन है, मोस्ट सिंपल टाइप। और क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, दूसरा है ही नहीं, और गैमीटोजेनेसिस हो भी सकती और नहीं भी, इसीलिए ये एक फास्ट प्रोसेस है, तेज़ी से होने वाला रिप्रोडक्शन है, जिसकी मदद से लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बन के तैयार होते हैं।
ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है, इस पे सारे पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से होता है, यानी इसके होने के मेथड्स क्या क्या हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम क्या क्या हैं, किन किन प्रोसेसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें हम मेनली आपको 4 प्रोसेसेस का नाम बताएंगे, बाद में हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहला है फिशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, और चौथा अभी हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये 4 मेथड्स आपको पढ़ने हैं, एंड दीज आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम लोग पहला पार्ट डिस्कस करेंगे और वो है फिशन। फिशन का मतलब देखिए क्या है, क्योंकि फिशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा यूनिपेरेंटल या मोनोपेरेंटल होता है, इसीलिए यहाँ पर एक पेरेंट बॉडी जो होती है वो डिवाइड करके 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स को बनाती है। तो जब भी कोई पेरेंट बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स को बनाए डिवाइड करके, आप ऐसे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं फिशन। अब फिशन 3 तरह के होते हैं। एक फिशन कहलाता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन। दूसरा फिशन कहलाता है मल्टीपल फिशन। और तीसरा स्पेशल टाइप का फिशन कहलाता है प्लाज्मोटोमी। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तीनों प्रकार के फिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है बाइनरी फिशन, दूसरा है मल्टीपल फिशन और तीसरा है प्लाज्मोटोमी। अब हम लोग पहले वाले पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इस तरह का फिशन उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है। तो बाइनरी फिशन मेनली दिखाई देता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय। और अभी बताया था सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मेनली जो होते हैं वो 2 ग्रुप में पाए जाते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में एक उदाहरण भी हमने आपको बताया था, वो था अमीबा। अब ज़रा अमीबा में बाइनरी फिशन का तरीका देखा जाए कि अमीबा में बाइनरी फिशन कैसे होता है। ये अमीबा है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी न्यूक्लियस। पहले अमीबा के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है,
जब अमीबा बाइनरी फिशन करना शुरू करता है तो सबसे पहले अमीबा में ग्रोथ दिखाई देती है, यानी उसका साइज़ बढ़ता है। देखिए यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है कि अमीबा का साइज़ बढ़ गया और आप देखें कि न्यूक्लियस का साइज़ भी बढ़ गया। अब क्या होता है कि इसी अमीबा में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। हम इसे के से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, इसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब जब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है तो यही अमीबा के अंदर पहले एक न्यूक्लियस था, अब इसके अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देने लगते हैं। अब इस अमीबा का जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है, गड्ढा सा आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है तो इसमें पहले एक गड्ढा सा डेवलप हो जाएगा इस तरह से, बीच में एक गड्ढा सा डेवलप हो जाएगा और बाद में ये गड्ढा जो है हल्के हल्के गहरा होता चला जाएगा, यानी यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर का जो साइटोप्लाज्म है वो विभाजित हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। और जब साइटोकाइनेसिस होती है तो एंड में हमें 2 अमीबा मिल जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट बॉडी से 2 अमीबा प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए बाइनरी फिशन है। यहाँ पर जब बाइनरी फिशन अमीबा में दिखाई दे रहा है तो इस बाइनरी फिशन में किसी भी प्लेन के थ्रू डिवीज़न दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसे तो हमने यहाँ पर यूँ डिवाइड कर दिया है, आप चाहें तो यूँ डिवाइड कर दें, आप चाहें तो यूँ डिवाइड कर दें, आप चाहें तो यूँ डिवाइड कर दें। मतलब यहाँ पे जो डिवीज़न है उसका कोई प्लेन निर्धारित नहीं है, किसी भी प्लेन में हो सकता है। यानी यहाँ पर जो डिवीज़न है वो कोई उसका पहले से कोई प्लेन निर्धारित नहीं है, यानी डिवीज़न अकर्स थ्रू एनी प्लेन। अमीबा में कह रहे हैं थ्रू एनी प्लेन, और ऐसे टाइप का बाइनरी फिशन जिसमें पहले से किसी प्लेन, यानी डिवीज़न का जो प्लेन होता है वो पहले से निर्धारित ना हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। और ये अमीबा में दिखाई देता है सिंपल बाइनरी फिशन, जिसमें पहले से डिवीज़न का कोई प्लेन निर्धारित नहीं होता। इसके अलावा भी और टाइप भी हैं, जैसे सिंपल बाइनरी फिशन है, एक और तरीके का भी बाइनरी फिशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म लंबाई में 2 हिस्सों में बढ़ जाए, तब ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन का एक बढ़िया उदाहरण है, ये मेनली दिखाई देता है यूग्लिना में। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन यूग्लिना में दिखाई देता है। एक और टाइप का बाइनरी फिशन हम बताएंगे, वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है वो कैसे दिखाई देगा कि मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसमें प्लेन ऑफ डिवीज़न इस तरह से ट्रांसवर्स प्लेन होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। इसका उदाहरण भी फिक्स है, ये मेनली दिखाई देता है पैरामीशियम में। 1-2 एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट इसके पूछे गए थे, वर्म में यानी प्लानेरिया में, डाई एटम्स में, और साथ में बैक्टीरिया में। और एक स्पेशल टाइप का बाइनरी फिशन और है लास्ट,
उसको हम लोग कहते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ऑब्लिक बाइनरी फिशन का देखिए क्या मतलब है कि मान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म इस तरह से है, तो जो प्लेन ऑफ डिवीज़न है वो इस तरह से ऑब्लिक होगा, स्लैंट होगा। और ऐसा टाइप का बाइनरी फिशन यानी ऑब्लिक बाइनरी फिशन मेनली दिखाई देता है एक ऑर्गेनिज्म में जिसको हम लोग कहते हैं सीरेशियम। तो ये हो गए, पहला पार्ट हो गया बाइनरी फिशन और बाइनरी फिशन के डिफरेंट टाइप्स। अब दूसरा टाइप फिशन का है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन का ये मतलब है कि एक पेरेंट होगा और वो पेरेंट डिवाइड कर जाएगा बहुत सारी डॉटर इंडिविजुअल्स में, 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स में ब्रेक कर जाएगा, तब इसे कहा जाएगा मल्टीपल फिशन। यानी पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल की बात की जाए कि मल्टीपल फिशन कहाँ पाया जाता है, तो कहते हैं एक तो अमीबा में और दूसरा प्लाज्मोडियम में। तो अमीबा और प्लाज्मोडियम में मेनली पाया जाता है मल्टीपल फिशन। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो थर्ड मेथड है, उसे कहा जाता है प्लाज्मोटोमी। तीसरे तरह का फिशन जिसे कहा जाता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी एक स्पेशल टाइप का फिशन है। ये केवल उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है जो ऑर्गेनिजम्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है और मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म कई इंडिविजुअल्स में टूट जाता है। यानी यहाँ पर शुरुआत में न्यूक्लियाई जो दिख रहे हैं इनका कोई डिवीज़न नहीं होगा, बल्कि पहले से ही क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इसमें टोटल न्यूक्लियाई 6 थे और 3 इंडिविजुअल बनाए तो हर में 2-2 आ गए। बाद में ये सारे इंडिविजुअल्स में कैरियोकाइनेसिस होगी और सब इंडिविजुअल अपने पेरेंट इंडिविजुअल के बराबर न्यूक्लियाई बना लेंगे। यहाँ पर पेरेंट में हमने 6 बनाई हैं, यहाँ देखिए हर डॉटर अपने अंदर बाद में डिवीज़न करके 6 न्यूक्लियाई बना लेते हैं। तो यूजुअली फिशन में क्या रहता है कि पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस, लेकिन प्लाज्मोटोमी एक ऐसे प्रकार का फिशन है जहाँ पर पहले साइटोकाइनेसिस है और बाद में क्या है, कैरियोकाइनेसिस। अब एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एक तो एग्ज़ाम्पल इसमें है ओपेलाइना, सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ये ओपेलाइना ही पूछा जाता है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है इसमें पैलोमिक्सा। पैलोमिक्सा को कॉमनली कहते हैं जाइंट अमीबा, और ये दोनों यानी ओपेलाइना हो या पैलोमिक्सा हो, ये दोनों के दोनों प्रोटोजोन्स। अब हम लोग दूसरे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं। वो दूसरा मेथड है बडिंग। फिशन समाप्त हो गया, अगला है बडिंग। बडिंग भी मेनली उन
ऑर्गेनिजम्स में दिखती है जो सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में बडिंग मेनली दिखाई देती है। एक उदाहरण इसका अभी हम लोग पहले लेके चलेंगे बडिंग का, वो है ईस्ट। आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर फंजाई है ये, तो ये मान लेते हैं कि ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर फंजाई। अब इस ईस्ट में बडिंग के समय पर एक तरफ छोटा सा उभार निकल आएगा, एक छोटी सी आउटग्रोथ निकल आएगी, आप कह सकते हैं प्रोट्रूबरेंस निकल आएगी, उभार आ गया। ये जो उभार यहाँ पे आया, जो जिसे हम प्रोट्रूबरेंस या आउटग्रोथ कह रहे हैं, ये बड लाइक स्ट्रक्चर है। बाद में इसी के अंदर पहले दिखाई देती है कैरियोकाइनेसिस, यानी ये जो स्ट्रक्चर बना है जिसके ऊपर बड लगी हुई है, उसी स्ट्रक्चर में 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब अगले स्टेप पे इन 2 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई बड के अंदर मूव कर जाएगी। एक न्यूक्लियाई बड के अंदर चली गई। बाद में ये जो बड है ये साइज में ग्रो कर जाएगी। साइज में ग्रो कर जाएगी और फाइनली ये बड पेरेंट बॉडी से या पेरेंट ईस्ट से अलग हो जाएगा। पेरेंट ईस्ट हो गया, ये वो बड है जो इससे अलग हो गया। ये डॉटर है, और ये पेरेंट सेल। तो यूनिसेलुलर ईस्ट से, एक यूनिसेलुलर ईस्ट से कितने इंडिविजुअल्स बन गए? 2। या यूनिसेलुलर ईस्ट में जब बडिंग हुई तो उसके एंड में 2 इंडिविजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा ही ठीक दिखाई देता है बाइनरी फिशन में। तो इसका मतलब देयर मस्ट बी सम डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड बडिंग। तो फिर बडिंग जो है वो बाइनरी फिशन से अलग कैसे है? तो यहाँ पर हम लोग बाइनरी फिशन और बडिंग के बीच में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। कि बडिंग बाइनरी फिशन से अलग कैसे। पहला डिफरेंस ये है कि जो बाइनरी फिशन होता है, जिसे अभी हम लोगों ने अमीबा में देखा था, उसमें एंड में जो 2 अमीबा बनते हैं वो बराबर के साइज के बनते हैं। इसका मतलब बाइनरी फिशन में जो डिवीज़न हो रहा है वो इक्वल है, इक्वल डिवीज़न है, तभी एंड में दोनों इंडिविजुअल एक साइज़ के मिलते हैं। जबकि आप खुद देख रहे हैं कि बडिंग के केस में जो 2 इंडिविजुअल एंड में मिल रहे हैं उनमें से एक इंडिविजुअल बड़ा है और एक छोटा, यानी यहाँ पर जो डिवीज़न है वो है अनइक्वल डिवीज़न। अगला देखिए, जब बाइनरी फिशन हो रहा था अमीबा में तो उस समय वहाँ पर कोई प्रोट्रूबरेंस या कोई बड या कोई उभार पैदा नहीं हुआ था। तो बाइनरी फिशन में प्रोट्रूबरेंस फॉर्मेशन इज़ एब्सेंट, जो उभार निकलता है वो नहीं निकला था। अमीबा में कोई उभार नहीं निकला था,
प्रोट्रूबरेंस फॉर्मेशन इज एब्सेंट। जबकि आप साफ देख रहे हैं कि बडिंग के केस में प्रोट्रूबरेंस दिखाई दे रहा है, यानी प्रोट्रूबरेंस फॉर्मेशन इज प्रेजेंट। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, जब बाइनरी फिशन हुआ था तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन गए थे। इस तरह से जो पेरेंट अमीबा था वो पूरी तरह से गायब हो गया था, यानी बाइनरी फिशन के अंत में पेरेंट जो है वो डिसअपियर कर जाता है, वो नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो वही पेरेंट 2 पार्ट में डिवाइड कर जाता है। जबकि ईस्ट में आप देख सकते हैं कि ईस्ट में जो पेरेंट सेल है उसकी आइडेंटिटी मेंटेन्ड होती है, एंड में भी पेरेंट सेल दिखाई दे रहा, पेरेंट सेल डिसअपियर नहीं कर रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पेरेंट सेल डिसअपियर कर जा रहा है और यहाँ पर जो आइडेंटिटी है ऑफ द पेरेंट सेल इज मेंटेन्ड, ये मेंटेन्ड हो जाता है। तो ये है बडिंग इन ईस्ट। बडिंग और जगह भी दिखाई देती है, जैसे बडिंग दिखाई देती है हाइड्रा में। बडिंग also occurs in hydra। बस एक बात यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हाइड्रा में बडिंग होती है तो बिल्कुल ईस्ट की तरह बड जो होती है वो पेरेंट बॉडी के बाहर दिखाई देती है। जब भी बड पेरेंट बॉडी के बाहर दिखाई देती है, ऐसी प्रकार की बडिंग को हम एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। एक्सटर्नल बडिंग का एक और नाम है, इसे एक्सोजिनस बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। एक्सोजिनस बडिंग। अब एक्सटर्नल बडिंग का उदाहरण हो गया ईस्ट भी और हाइड्रा भी। एक केस ऐसा भी है जहां बड का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन वो पेरेंट बॉडी के बाहर ना होके अंदर होता है। इसे कहा जाता है इंटरनल बडिंग या एंडोजिनस बडिंग। इंटरनल बडिंग या एंडोजिनस बडिंग। अब जो इंटरनल बडिंग है, यानी जो बड तैयार हो रही है वो पेरेंट बॉडी के अंदर है। इसका बढ़िया उदाहरण या एग्जाम्पल मिलता है स्पॉन्जिला में। एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज है। आप जानते हैं स्पॉन्जेस जनरली मरीन होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर स्पंज है। और स्पॉन्जिला में इंटरनल बडिंग होती है और इंटरनल बडिंग के लिए एक और टर्म यूज़ होता है, उसे कहते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। तो इंटरनल बडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज जेम्यूल फॉर्मेशन। यहाँ पर जेम्यूल क्या है? जेम्यूल ही है बड। तो इंटरनल बड को हम लोग कहते हैं जेम्यूल। इंटरनल बड को सिर्फ बड नहीं कहेंगे, उसको जेम्यूल कहेंगे। अब यहाँ पर हम आपको एक जेम्यूल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि जो पेरेंट बॉडी के अंदर एक बड बनती है वो कैसी दिखाई देती है।
ये पेरेंट बॉडी के अंदर बन रही है, ये बड है, यही एक्चुअल में जेम्यूल है, इंटरनल बड। ये पूरी बड है, ये पूरा स्ट्रक्चर बड है, इंटरनल बड। इस बड में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। साथ में इस पूरी बड पे छोटे छोटे कांटे निकले रहते हैं। ये कांटे स्केलेटन का काम करते हैं और इस बड को प्रोटेक्ट करते हैं। जितना रेड कलर से बना रहे हैं ये सब कांटे हैं। और जूलॉजी में हम लोग पढ़े रहते हैं कि जो कांटे होते हैं उनको हम लोग स्पॉन्जेस के केस में स्पिक्यूल्स कहते हैं। तो ये कहलाते हैं मोनेक्सॉन स्पिक्यूल्स। मोनेक्सॉन इस वजह से क्योंकि इसमें केवल एक टिप दिखाई दे रही है, इसीलिए ये डिवाइडेड नहीं है, इस वजह से मोनेक्सॉन स्पिक्यूल। तो ये स्केलेटन है इसका। साथ में इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स भरे रहते हैं, जो ब्लू कलर से हम बना रहे हैं। ये छोटे सेल्स कहलाते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट। और ये जो पोर ऊपर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जिसके हमने डिफरेंट पार्ट्स दिखा रखे हैं, ये एक इंटरनल बड है, जेम्यूल। अब स्पॉन्ज इसे बॉडी के अंदर बनाता है और बाद में इसे बॉडी से पानी में रिलीज़ कर देता है। जब बॉडी से इसे पानी में रिलीज़ कर दिया जाता है तो इसी बड के अंदर ये जो आर्कियोसाइट्स हैं, ये आर्कियोसाइट्स माइक्रोपाइल से होते हुए पानी में आ जाते हैं और पानी में आने के बाद स्पॉन्जिला की एक नई कॉलोनी का निर्माण करते हैं। यानी ये सारे आर्कियोसाइट्स जो हैं ये सब बाहर आ जाएंगे पानी में और हर आर्कियोसाइट डेवलप करके एक स्पॉन्जिला बनाएगा। तो इतने सारे आर्कियोसाइट मिलके स्पॉन्जिला की कॉलोनी बनाएंगे। ये इंटरनल बडिंग है जिसे हम जेम्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं और ये मेनली दिखाई देती है स्पॉन्जिला में। एनसीईआरटी की एक बढ़िया लाइन है कि बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन आर द कॉमन एसेक्सुअल मेथड्स इन लोअर एनिमल्स। ये लाइन कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। बडिंग एंड जेम्यूल फॉर्मेशन आर द कॉमन एसेक्सुअल मेथड्स इन, सिर्फ एनिमल याद नहीं रखेंगे आप, इन लोअर एनिमल। लोअर वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो ये लाइन आपको मिलेगी। यहाँ तक हम लोगों ने बडिंग को पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ स्पोर फॉर्मेशन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।